फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ जेपीएससी पेपर 2 का जो लैंग्वेज और लिटरेचर पेपर है उसका इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर पेपर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर आपके सामने है और इसका फुल मार्क्स जो है वो है 150 और जो टाइम है वो है 3 घंटे का। जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसको देखते हैं कि जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसमें हमें टोटल 6 क्वेश्चंस करने होते हैं और जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक है वो कंपलसरी है, वो हमें करना ही है, उसमें से हम चूज़ नहीं कर सकते। और जो रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस बचेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 में से, उसमें से एक कोई हमें चूज़ करना है पार्ट 1 से या फिर पार्ट 2 से, और उसे हमें सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या है। जो पार्ट 1 में है उसमें जो पहला क्वेश्चन है इसमें दिया है कि आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में 7 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इसमें से सिर्फ हमें 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और ईच क्वेश्चन जो है वो 7 मार्क्स का है और इसमें से 5 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो टोटल हमें 35 मार्क्स इस क्वेश्चन के लिए मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो आइए क्वेश्चन हम देखते हैं एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। तो इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस जो है वो डायरेक्टली हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है और इसको हमें पढ़ना है। इसको मैं आपको डिटेल में डिस्कस कराऊंगी। तो इसमें मैक्सिमम आपको एक क्वेश्चन में 8 से 10 लाइंस लिखने हैं और लेकिन हो सकता है कि इससे कुछ एमसीक्यूज भी आपको पूछ दें, इसीलिए मैं आपको इसको डिटेल में एक अलग वीडियो बना करके इस टॉपिक को आपको डिस्कस करूँगी। मैं हर टॉपिक के लिए एक अलग वीडियो बनाऊँगी और उसको मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करूँगी ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। ठीक है, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज का कंप्लीट प्रिपरेशन कराऊँगी। जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ग्रिम्स लॉ, इलस्ट्रेट हाउ इट ऑपरेट्स एंड चेंजेस साउंड्स। तो ये भी जो ग्रिम्स लॉ जो है ये हमारे सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है और इसे भी हमें पढ़ना है। ये एक टॉपिक है अलग से सिलेबस में। तो इसका हमें देखना है कि हाउ इट ऑपरेट्स एंड चेंजेस साउंड्स। जब मैं आपको पढ़ाऊँगी ये टॉपिक तो इसमें बहुत अच्छे से ये सब डिस्कस करूँगी। जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें है कि ब्रीफली डिस्क्राइब द डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। तो डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश भी हमारे सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है और इसे भी हमें कवर करना है। तो इसमें ये क्वेश्चन है कि ब्रीफली डिस्क्राइब द डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। तो इसमें सिर्फ हमें इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 8 से 10 लाइन में हम डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश को डिस्क्राइब करेंगे। इसको भी मैं आपको पढ़ाऊँगी। ईच टॉपिक, जितने भी टॉपिक्स हैं सिलेबस में, मैं आपको एक एक टॉपिक पढ़ाऊँगी। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मिडिल इंग्लिश। तो मिडिल इंग्लिश को हमें समझना है कि क्या है ये, तो वो मैं आपको टॉपिक से पढ़ाऊँगी सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो इसके फीचर्स क्या हैं मिडिल इंग्लिश के, ये हमें लिखना है इसमें। ठीक है। जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है राइट एंड नोट ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश भी हमारे सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है। इसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन कहा जा सकता है कि सिलेबस से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है ये। ठीक है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो। ठीक है। जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो है कि डिस्कस द नेचर ऑफ ओल्ड इंग्लिश वोकेबलरी। तो ओल्ड इंग्लिश वोकेबलरी भी हमारे सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है, इसे हमें पढ़ना है। तो इसका नेचर इसमें पूछा गया है, इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम इस टॉपिक को कवर करेंगे तो। ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन है ये है कि डिस्क्राइब द ट्यूटोनिक वर्बल सिस्टम विथ सपोर्टिंग एग्जाम्पल्स। तो ट्यूटोनिक वर्बल सिस्टम भी हमें पढ़ना है, टॉपिक में डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज के सिलेबस में पेपर 2 में। तो इसको भी हम कवर करेंगे डिटेल में कि क्या है ट्यूटोनिक वर्बल सिस्टम। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स के साथ कवर करेंगे। ठीक है, और भी कुछ टॉपिक्स हैं इसमें ट्यूटोनिक वर्बल सिस्टम में। तो सारे टॉपिक्स को हम डिटेल में
कवर करेंगे जब हम सिलेबस को कवर करेंगे। तो अभी मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का पैटर्न समझा रही हूँ कि आखिर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आप सिलेबस को जब देखें तो आप ये अंदाज़ा लगा सकें कि अच्छा हमें इस टॉपिक को कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ताकि हम एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आए तो उसमें अच्छे से लिख सकें। ठीक है। जो दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, उसका जो ए नंबर क्वेश्चन है वो है कि डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स एंड फॉर्म्स ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। तो ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ये डायरेक्टली मेंशन है आपके सिलेबस में, तो इसको आपको डिस्क्राइब करना है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके फॉर्म्स को, ये 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें से 2 कोई वर्ड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फॉर्म्स और उसको डिस्क्राइब करना है। तो ये भी आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब कि 2 को करना है तो आपको एक क्वेश्चन में 5 मार्क्स मिलेंगे। इसको भी मैं बहुत अच्छे से जब इस टॉपिक को कवर करूँगी, आपके पोइट्री सेक्शन करके एक टॉपिक दिया हुआ है आपके सिलेबस में, उसमें ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इसको आपको पढ़ना है। इसको मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी जब मैं पोइट्री सेक्शन वाला जो टॉपिक है उसको कवर करूँगी सिलेबस के अकॉर्डिंग टू। ठीक है। तो आपका जो बी नंबर है इसमें है कि एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। तो इसमें 3 टर्म्स आप जैसे कि देख रहे हैं कि दिया हुआ है, इसमें हमें 3 टर्म्स में से 2 टर्म को डिस्क्राइब करना है, और इसके लिए भी हमें एक टर्म के डिस्क्रिप्शन में हमें 5 मार्क्स मिलेंगे और दूसरे में भी 5 मार्क्स, तो टोटल हमें 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये ब्लैंक वर्स, एलिट्रेशन, इयम्बिक, पेंटामीटर, ये तीनों जो है ये मेंशन है आपके सिलेबस में डायरेक्टली, और भी कुछ टर्म्स है जो मेंशन है, वो सब हम कवर करेंगे। ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं कि 20 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है, और ये आप देख रहे हैं कि एक बड़ा सा पैसेज दिया हुआ है आपके सामने। आपने कॉम्प्रिहेंशन का नाम तो सुना ही होगा, सॉल्व भी किया होगा कई एग्ज़ाम्स में। तो ये कॉम्प्रिहेंशन ही है, इसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे कि आप देखेंगे, ये देखिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं कुछ, इसमें इस क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसा सिलेबस में मेंशन है कि कॉम्प्रिहेंशन से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो देख रहे हैं आप, इस कॉम्प्रिहेंशन में से आपको जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसका आंसर्स इसमें से ढूंढना है और उसको लिखना है। ठीक है। तो ये टोटल 20 मार्क्स का मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन की भी प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक है। तो आपको चिंता नहीं करनी है, मैं एक एक टॉपिक कवर करूंगी बहुत अच्छे से, और आपको बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे मेरे इस चैनल के माध्यम से, अगर आप पढ़ाई करते हैं इस टॉपिक का। तो चलिए आज देखते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन क्या है। ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट जो है उसमें दिया है कि डू एज डायरेक्टेड इन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें से आपको 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और इसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। मतलब कि एक सेंटेंस में, एक सेंटेंस के करेक्शन में, या फिर जैसा इसमें मेंशन किया हुआ है उसमें आपको 1 मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क्स मिलेगा। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। पहला जो सेंटेंस दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें है कि द ऑफिसर सेड टू द सेल्समैन डोंट कम टू माय ऑफिस। इसको हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट नरेशन में। तो आपने पढ़ा होगा इनडायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट नरेशन, या फिर इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, वही है, सेम चीज़ है। तो आपने पढ़ा होगा, तो मैं आपको इसको कन्वर्ट कर देती हूँ कि द ऑफिसर सेड टू द सेल्समैन डोंट कम टू माय ऑफिस, ये डायरेक्ट स्पीच में है या डायरेक्ट नरेशन में है। इसका इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच में होगा कि द ऑफिसर आस्क्ड द सेल्समैन टू नॉट टू कम टू हिज ऑफिस। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, द ऑफिसर आस्क्ड द सेल्समैन नॉट टू कम टू हिज ऑफिस। ठीक है। तो सेकंड जो क्वेश्चन है वो है कि द थीफ वाज अरेस्टेड बाय द लोकल पुलिस। इसको हमें चेंज करना है एक्टिव वॉइस में। तो मतलब आपने पढ़ा भी होगा, वॉइस पढ़ा होगा, उसमें एक्टिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस होता है। तो ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है ये सेंटेंस, इसे हमें चेंज करना है एक्टिव वॉइस में। ठीक है। तो पैसिव वॉइस में है कि द थीफ वाज अरेस्टेड बाय द लोकल पुलिस, तो इसका एक्टिव वॉइस होगा द लोकल पुलिस
अरेस्टेड द थीफ। ठीक है, तो इसका ये एक्टिव वॉइस होगा। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। जॉन इज़ ए पुअर मैन, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। इन दोनों सेंटेंसेस को हमें कंबाइन करना है, इन दोनों सेंटेंसेस को हमें ऐड करना है और फिर एक सेंटेंस बनाना है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा कि जॉन इज़ ए पुअर मैन बट ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, बट ये दो जो सेंटेंसेस हैं, जॉन इज़ ए पुअर मैन और ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ये दोनों को जोड़ रहा है। ठीक है, ये प्रीपोजिशन है, इसको दोनों को जोड़ रहा है बट। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा जॉन इज़ ए पुअर मैन बट ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, अब जो चौथा क्वेश्चन है वो है कि ही मेट डैश एन एक्सीडेंट। इसमें आपको फील करना है एक सुटेबल प्रीपोजिशन जैसा कि दिया हुआ इंस्ट्रक्शन इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसमें होगा कि ही मेट विथ एन एक्सीडेंट। ठीक है, ये सेंटेंस होगा ही मेट विथ एन एक्सीडेंट। ये विथ जो है ये प्रीपोजिशन ये सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। ठीक, जो पांचवा क्वेश्चन है वो है कि देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज, री राइट टू मेक इट फैक्चुअली करेक्ट। ये इंस्ट्रक्शन है कि री राइट टू मेक इट फैक्चुअली करेक्ट। तो मतलब ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें हमें इसको फैक्चुअली करेक्ट करना है। फैक्चुअली करेक्ट मतलब कि ये जो रियलिटी में होता है वो हमें देखना है कि ये सच में ऐसा है कि नहीं। क्या सच में आप जानते हैं ना कि इंग्लिश लैंग्वेज में 26 कुछ होता है, तो आप बता सकते हैं कि 26 क्या होता है? आपने सब जानते होंगे, कंफ्यूज कर रहे होंगे शायद, और आपको लग रहा होगा कि 26 अल्फ़ाबेट्स होता है, लेकिन नहीं, 26 अल्फ़ाबेट्स नहीं होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, बल्कि 26 लेटर्स होते हैं। जो 26 लेटर्स हैं इन सबको अगर एक जगह कर दिया जाए, एक जगह एक ग्रुप में कर दिया जाए, तो ये कहलाते हैं अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, मतलब कि 26 लेटर्स को मिलाकर कि जो एक ग्रुप बनता है उसको अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, ना कि जो 26 है उसको अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। ठीक है, A to Z तक जो 26 हैं उनको टोटल कहा जाए तो वो अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन A B C D ये इंडिविजुअली एक एक जो है वो लेटर है। एक ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट्स, बट A to Z इज़ नॉट एन अल्फ़ाबेट। ठीक है, A to Z को इंडिविजुअली अगर हम देखें, A से लेके A B C D, ये तो A एक लेटर है, B एक लेटर है, C एक लेटर है, ये सारे एक लेटर्स है Z तक। ठीक है, लेकिन A से लेकर के Z तक अगर इस पूरे ग्रुप को कहा जाए ग्रुप ऑफ लेटर्स, तो ये अल्फ़ाबेट्स होगा। तो ये होगा सही इसका सेंटेंस में कि देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। आप समझ गए होंगे। तो सिक्स्थ जो क्वेश्चन है कि व्हेन ही सॉ द चाइल्ड ड्रॉनिंग ही जम्प्ड इनटू द रिवर टू सेव हिम। और इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इंसर्ट द एडवर्ब क्विकली इन द सेंटेंस एट द प्रॉपर प्लेस। इसमें जो हमें एडवर्ब है क्विकली, इसको सूटेबल प्लेस पे, सही जगह पे इस सेंटेंस में रखना है ताकि ये सेंटेंस सही हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो क्विकली आप देख रहे हैं कि ये एक एडवर्ब है, तो इसे हम कहाँ प्लेस करेंगे? तो ये सेंटेंस हो जाएगा कि व्हेन ही सॉ द चाइल्ड ड्रोनिंग ही जम्प्ड क्विकली इनटू द रिवर टू सेव हिम। जम्प्ड जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक वर्ब है, तो एडवर्ब जो है वो वर्ब के बाद लगता है, तो ये होगा कि व्हेन ही सॉ द चाइल्ड ड्रोनिंग ही जम्प्ड क्विकली इनटू द रिवर टू सेव हिम। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, व्हेन ही सॉ the child drowning he jumped quickly into the river to save him। तो ये सेंटेंस ऐसे होगा। अब आइए देखते हैं इसका बी पोर्शन क्या है, कि इसमें दिया हुआ इंस्ट्रक्शन कि सब्सटीट्यूट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग विथ वन वर्ड। ये 7 क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, ये इसमें 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इसमें से 7 में से आपको सिर्फ 5 को करना है, और इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि जो ये सेंटेंस दिया हुआ है उसको सब्सटीट्यूट करके, यानी कि उसको हटा करके हमें एक वर्ड को देखना है इस पूरे सेंटेंस के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब यही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो
7 क्वेश्चन है वो क्या है। तो इसमें है कि ए पर्सन हु डज़ नॉट बिलीव इन गॉड, ठीक है। तो मतलब ऐसा कोई आदमी जो भगवान में विश्वास नहीं करता है उसे क्या कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उसे एथिस्ट कहते हैं। ए पर्सन हु डज़ नॉट बिलीव इन गॉड इज़ कॉल्ड एथिस्ट। इसका स्पेलिंग है ATHEIST, एथिस्ट। मैं रिपीट करती हूँ, ATHEIST, एथिस्ट। फिर दूसरा है कि ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विथ प्लांट लाइफ। तो जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो प्लांट लाइफ को डील करता है उसको क्या कहते हैं। आपने बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा कि इसे बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। बायोलॉजी तो कहते हैं, लेकिन जो प्लांट लाइफ से रिलेटेड बायोलॉजी है उसे क्या कहते हैं, उसे बॉटनी कहते हैं, ठीक है। और जो एनिमल लाइफ से है उससे रिलेटेड क्या कहते हैं, उससे रिलेटेड बायोलॉजी को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जूलॉजी, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विथ एनिमल लाइफ, तो हो जाता जूलॉजी। यहाँ पे दिया है कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विथ प्लांट लाइफ, तो ये हो जाएगा बॉटनी, ठीक है। तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कि वर्ड्स विथ सिमिलर मीनिंग। तो आपने पढ़ा होगा बहुत जगह, लेकिन यहाँ पे आप शायद ना गेस कर पा रहे हो कि क्या होगा। तो आपने सिनोनिम्स का नाम तो सुना ही होगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। तो यही होगा इसका आंसर कि वर्ड्स विच आर सिमिलर इन मीनिंग, उनको कहा जाता है सिनोनिम्स। अगर यहीं पे ये पूछ दिया जाता कि वर्ड्स विच आर नॉट सिमिलर इन मीनिंग, तो ये आंसर हो जाता एंटोनिम्स, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा सिनोनिम्स। वर्ड्स विच आर सिमिलर इन मीनिंग आर कॉल्ड सिनोनिम्स, ठीक है। तो फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है कि एक डॉक्टर हु ट्रीट्स द डिजीजेज ऑफ स्किन। तो कभी ना कभी किसी को आपने देखा होगा कि स्किन का डिजीज़ हो जाता है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो उस डॉक्टर को कहा क्या जाता है, जैसे सर्जन होता है, फिजिशियन होता है, तो उस डॉक्टर को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा डर्मेटोलॉजिस्ट। आपने नाम सुना होगा, डर्मेटोलॉजिस्ट। ए डॉक्टर हु ट्रीट्स द डिजीजेज ऑफ स्किन इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजिस्ट। फिफ्थ क्वेश्चन है ए पर्सन हुज वाइफ इज़ डेड। तो आपने बहुत आसानी से सुना होगा कि जिस वाइफ का हस्बैंड मर जाता है उसको वीडो कहते हैं, ठीक है। लेकिन जिस मैन की वाइफ मर जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विडोवर, WIDOWER, विडोवर। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है ए पर्सन हु हेट्स वुमेन, इसे क्या कहते हैं। इसे कहते हैं मिसोगिनिस्ट। गायनिक, आपने सुना होगा गायनिक वर्ड, गायनिक डॉक्टर, इस टाइप से आपने सुना होगा। तो उससे आप रिलेट ऐसे कर सकते हैं कि गायनिक जो होता है वो फीमेल से रिलेटेड होता है, और मिसोगाइनिस्ट ये जो होता है वो एक मैन होता है जो वुमेन को हेट करता है। पर्सन हु हेट्स वुमेन इज कॉल्ड मिसोगाइनिस्ट। इसका स्पेलिंग है MISOGYNIST, मिसोगाइनिस्ट, ठीक है। फिर आपका जो सेवन्थ क्वेश्चन है वो है कि ए पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि जो पर्सन लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, उसे आप क्या कहते हैं। इसका होगा आंसर इलिटरेट, ठीक है। आपने पढ़ा होगा लिटरेट, इलिटरेट, बहुत जगह पढ़ा होगा। ये जो पर्सन पढ़ा लिखा है उसे लिटरेट कहते हैं, जो पर्सन पढ़ा लिखा नहीं है उसे इलिटरेट करते हैं, अनपढ़ गंवार जैसे आप यूज़ करते हैं नॉर्मल वर्ड्स आम भाषा में। तो ये होगा कि ए पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट इज़ कॉल्ड इलिटरेट, ठीक है। तो ये आपका ये पोर्शन कवर हो गया 5 मार्क्स का, ठीक है। अब जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो है कि मेक सेंटेंसेस टू शो द डिफरेंस इन मीनिंग बिटवीन द वर्ड्स गिवन इन ईच पेयर, अटेम्प्ट एनी 5। तो ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें से आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि जैसे बिसाइड है और बिसाइड्स है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और इसको आपको एक सेंटेंस के माध्यम से आपको बताना है कि कैसे ये दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें टोटल देख रहे हैं जैसा कि आपके 7 क्वेश्चंस दिए हुआ है, इसमें से भी आपको 5 को अटैम्प्ट करना है और इसके लिए भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो मैं आपको सारे वर्ड्स के मीनिंग और
डिफरेंस बता देती हूँ और साथ ही कुछ सेंटेंसेस भी मैं आपको बताऊँगी। तो बिसाइड का मतलब होता है कि प्लीज़ कम एंड सिट बिसाइड, ठीक है। प्लीज़ कम एंड सिट बिसाइड मी आपने सुना होगा एक सेंटेंस, लेकिन बिसाइड का मतलब आप यहीं से गेस कर सकते हैं। बिसाइड का मतलब होता है क्लोज टू और नेक्स्ट टू और नियर टू, ठीक है। और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू और अपार्ट फ्रॉम, मतलब इसके एडिशन में या फिर इसके अलावा, ये होता है। बिसाइड मतलब होता है नज़दीक या नेक्स्ट टू, ठीक है। तो बिसाइड के लिए आप ये सेंटेंस कर सकते हैं कि प्लीज़ कम एंड सीट बिसाइड मी। बिसाइड्स के लिए आप कर सकते हैं कि बिसाइड्स देयर इज़ मोर टू वाट आवर आइज़ सी, ठीक है। इसका मतलब कि हम जो देखते हैं अपनी आँखों से उसके अलावा भी और कुछ है दुनिया में। तो ये हो गया आपका डिफरेंस, और ये सेंटेंस में आपको मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बता दिया। आप और भी देख सकते हैं। तो दूसरा जो है वो है कास्ट और कास्ट। मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ, आप सेंटेंस खुद फॉर्म कर लेना। तो कास्ट का मतलब आपने देखा ही होगा, CAST, कास्ट का मतलब जाति होता है, जो आजकल बहुत होती है जातिवाद, बहुत पॉलिटिक्स में भी होती है, हर जगह होती है, तो वही कास्ट है ये, ठीक है। और ये जो दूसरा कास्ट है, ये आप कास्ट आपने देखा होगा फिल्म में कास्ट, प्ले में कास्ट, तो ये वही वाला कास्ट है। तो ग्रुप ऑफ एक्टर्स को कास्ट कहते हैं, और जो हमारा कास्ट जो सोसाइटी में होता है उसे ये वाला कास्ट है, CAST कास्ट वाला। तो तीसरा है CIT साइट और SIT साइट। तो साइट का मतलब ये साइट जो है ये एक वर्ब है और इसका मतलब होता है टू मेंशन। और जो दूसरा SIT साइट है, साइट का मतलब होता है लोकेशन। आपने पढ़ा होगा या फिर सुना भी होगा कई जगह, बहुत लोग घूमने फिरने के बहुत शौकीन होते हैं, तो साइट सीइंग में बहुत उनका मन लगता है। तो साइट सीइंग वाला वर्ड आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। तो साइट वही होता है लोकेशन, जैसे कि आगरा एक साइट है, फिर रेड फोर्ट एक साइट है, इस तरह से ये वाला साइट है, ठीक है। और साइट मतलब मेंशन करना होता है। साइट का CIT साइट का मैं एक एग्जांपल आपको दे सकती हूँ सेंटेंस के माध्यम से कि सी साइटेड गुड एग्जाम्पल इन द आंसर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सी मेंशनड अ गुड एग्जाम्पल इन द आंसर, ये हो सकता है, ठीक है। और ये जो फोर्थ है वो है डेयरी और डायरी। तो डेयरी से आप समझ ही रहे हैं कि डेयरी मतलब मिल्क प्रोडक्ट्स जहाँ पे आपको मिलता है, डेयरी, सुधा डेयरी, ये सब जो है, मदर डेयरी, सब आपने सुना होगा, वही वाला डेयरी है ये। डेयरी मतलब मिल्क प्रोडक्ट्स जहाँ पे मिलता है, और डायरी जो आप डेली मेंटेन करते हैं। आप इजीली आप समझ ही रहे होंगे इमिग्रेंट क्या होता है और इमिग्रेंट क्या होता है। ये दोनों एक ही तरह से प्रोनाउंस होता है, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। बहुत नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बट डिफरेंस है। तो इमिग्रेंट का मतलब होता है कि वन हु लीव वंस कंट्री टू लिव इन अनदर, जो अपनी कंट्री को छोड़ देता है ताकि वो दूसरी कंट्री में रहे, उसे कहते हैं इमिग्रेंट, ठीक है। और आई वाला जो इमिग्रेंट है उसे कहते हैं कि वन हु कम इनटू अनदर कंट्री टू लिव परमानेंटली, जो अपनी कंट्री को छोड़ करके दूसरी कंट्री में चला जाता है ताकि वहाँ पे परमानेंटली वो रह सके, उसे कहते हैं इमिग्रेंट, आई वाला इमिग्रेंट, ठीक है। फेयर और फेयर में आप जान ही रहे हैं क्या डिफरेंस है। फेयर मतलब देख सकते हैं कि आप ही इज़ वेरी फेयर, ही इज़ वेरी फेयर, मतलब बहुत गोरा है, गोरा भी होता है फेयर का मतलब, और सही भी होता है, जस्ट। फेयर का मतलब ये भी होता है, फेयर का मतलब कलर में भी फेयर होता है। और FARE फेयर का मतलब होता है कि वो मेला जो आप जाते हैं वो वाला फेयर है ये, FARE। फिर 7th है मीट और मीट। तो मीट मतलब मिलना, जैसा आप जानते ही हैं, और मीट मतलब वो खाने वाला मीट, वही है। तो इससे आप इजीली सेंटेंस फॉर्म कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। बहुत इजी है ये, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर क्वेश्चन नंबर D जो है, इसमें है कि करेक्ट एंड रीराइट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग अनग्रामेटिकल सेंटेंसेस इफ़ अ सेंटेंस इज़ ग्रामेटिकल और एक्सेप्टेबल मेंशन इट। तो इसमें कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसमें आपको चूज़ करना है कि कौन सा सेंटेंस जो ग्रामेटिकली वो सही नहीं है, और अगर कोई सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली सही है
तो उसको भी आपको मेंशन करना है कि ये सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली सही है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं आपको आगे सिलेबस कवर कराऊंगी, ग्रामर भी कुछ मेंशन्ड है आपके सिलेबस में, तो उसको मैं जैसे आप कवर कराऊंगी तो ये सब क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो इसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं करती हूँ एक एक क्वेश्चन। मैं जब आपको टॉपिक्स पढ़ाऊंगी तो आप खुद ही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ताकि आप एश्योर हो सके मेरे चैनल के माध्यम से कि आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है। चलिए आगे आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है पार्ट 2 का। तो इसमें दिया है कि आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये भी आपका 35 मार्क्स का है, जैसा कि पार्ट 1 में आपका पहला क्वेश्चन था उसी तरह से। और ये भी आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड है, जो कि सिलेबस में मेंशन्ड है। तो इसमें दिया है कि पहला क्वेश्चन है कि ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश ड्रामा विथ रेफरेंस टू मिरेकल एंड मॉरलिटी प्लेज। तो ये भी आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। ये सारे टॉपिक्स आप देख रहे हैं, ये सारे आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। और जब मैं आपको एक एक टॉपिक कराऊंगी, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो ये सारे जो एक एक टॉपिक है वो आप कवर कर लेंगे। तो कुछ इसमें देख रहे हैं कि राइट ए ब्रीफ नोट ऑन विक्टोरियन नॉवेल, तो इसमें नॉवेल की भी बात की गई है। फिर इसमें मेटाफिज़िकल पोइट्री की भी बात की गई है। फिर इसमें एक दिया गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट और वाल्ट विटमैन, ये दो पोएट्स हैं, इनके बारे में भी बताया गया है कि इनको डिस्क्राइब कीजिए। तो ये सब हम देखेंगे जब हम एक एक टॉपिक कवर करेंगे, तो हम इजीली इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो 6th जो क्वेश्चन है वो है डिस्कस द मेजर थीम्स ऑफ द प्ले आर्म्स एंड द मैन। तो ये आर्म्स एंड द मैन जो है ये एक प्ले है, आपके मेंशन है आपके सिलेबस में, इसको हमें पढ़ना है। तो जब मैं आपको ये जो प्ले है इसको आपको कवर करा दूंगी तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो यहाँ मैं इसको डिस्कस नहीं करती क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको इस प्ले के बारे में पता नहीं है अभी। तो मैं जब आपको ये प्ले डिस्कस कर दूंगी तब आप इसको इजीली कर लेंगे। फिर दूसरा है क्रिटिकली एग्जामिन राजा राव's कांतापुरा एज ए नॉवल ऑन गांधीयन आइडिया। तो राजा राव का कांतापुरा भी एक टॉपिक है, हमारा एक नॉवल है, उसको हमें पढ़ना है। तो उसका भी हम ब्रीफ समरी मैं आपको दूंगी कि क्या है ये, तो फिर आप इजीली इस क्वेश्चन को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्रिटिसिज्म करना है, राजा राव का कांतापुरा हमें पढ़ना है और उसके बाद बताना है इसमें कि क्या इसमें गुड पॉइंट्स है और क्या इसमें बैड पॉइंट्स है। फिर ये जो क्वेश्चन नंबर बी है, इसमें है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। इसमें आपको कुछ लाइंस दी गई हैं कोई पोएम से, और इसको आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो जब हम पोएम पढ़ेंगे तो फिर हम देख लेंगे, आप इजीली इस लाइंस को एक्सप्लेन कर पाएंगे। मैं जो पोएम बताऊंगी आपको, जितने भी मेंशन किए गए हैं सिलेबस में पोएम, उसी सिलेबस में से कुछ जो पोएम है उसी में से कुछ लाइंस हैं ये, ठीक है। तो इसको हम डिस्क्राइब करेंगे, उसको एनालिसिस इसका करेंगे, तो आप इजीली इस लाइंस को कर पाएंगे। फिर और में भी ये क्वेश्चन दिया गया है कि लाइफ नेवर गिव्स अस व्हाट वी वांट एट द मोमेंट दैट वी कंसीडर अप्रोप्रिएट। तो ये एक सेंटेंस है, ईजिली आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं इसका मतलब आपको समझा देती हूँ कि लाइफ नेवर गिव्स अस व्हाट वी वांट। तो लाइफ जो है वो हमें कभी वो नहीं देती जब जो हम चाहते हैं और जिस समय चाहते हैं, और उस समय वो चीज़ हमें सही लगता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा आता है लाइफ में कि कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पे हम कुछ चाहते हैं और उस मोमेंट के लिए हमको वही चीज़ सही लगती है, ठीक है। तो वो चीज़ हमें नहीं मिलती है लाइफ से। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना, आप इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपके लाइफ में कोई ऐसी इंसिडेंट्स हुई होगी तो उसको आप एग्जांपल लेके इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर जो 7th क्वेश्चन है वो 14 मार्क्स का है। इसमें है कि आपको डिस्क्राइब करना है राइट ए क्रिटिकल एप्रिशिएशन ऑफ आइदर हेवन ऑफ फ्रीडम और द लिटिल ब्लैक बॉय। ये 14 मार्क्स का 14 मार्क्स का क्वेश्चन है। और आपको ये एक जो हेवन ऑफ फ्रीडम और द लिटिल ब्लैक बॉय है, ये आपके सिलेबस में मेंशन है। तो इसको मैं आपको डीपली कवर कराऊंगी। तो जब आपको मैं ये कवर कराऊंगी तो आपका ये क्रिटिकल एप्रिशिएशन जो है ये आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी क्या है। इसमें भी देखिए कुछ लाइंस दी गई हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। और ये भी कोई
पोएम की लाइन है, इसको मैं आपको जब डिस्कस करूँगी पोएम तो ईज़िली आप कर सकते हैं। इसमें बस आपको एक्सप्लेन करना है कि इन लाइंस में क्या बोला गया है, ठीक है। और में भी वही कुछ लाइंस किसी पोएम की दी हुई हैं, ठीक है। फिर 8वां क्वेश्चन जो है कि एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें 3 आपको देख रहे हैं सेंटेंसेस दिए गए हैं और उसके लिए आपको उसमें से तो आपको 2 करना है और ईच ऑफ 5 मार्क्स, ठीक है। और 10 नंबर का ये टोटल क्वेश्चन है। तो ये कुछ लाइंस दी गई हैं नॉवेल्स से, कुछ नॉवेल्स आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, तो उसमें से आपको दिया हुआ है और उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो जब मैं आपको नॉवेल की समरी दूंगी तो आप इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकेंगे। फिर जो बी नंबर क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको दिया गया कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, उन पे आपको इनमें से 4 टॉपिक्स में से किसी एक पे शॉर्ट एशे लिखना है और 250 वर्ड्स में लिखना है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये टॉपिक्स है प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, लिटरेचर एंड सोसाइटी, योर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ झारखंड, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये उस टाइम के कुछ करंट टॉपिक्स थे। तो अगर आप करंट टॉपिक से जुड़े रहते हैं तो आप इन शॉर्ट एसेस को आसानी से कवर कर पाएंगे। मैं आपको कुछ टॉपिक्स कराऊंगी जब सिलेबस के एंड में, जब मैं कंप्लीट कर लूँगी सिलेबस को, तो इन टॉपिक्स को भी मैं कराऊंगी। तो जैसा कि देखा आपने, मैंने पूरे क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लिया 2016 के। तो मैंने सिर्फ 2016 का ही क्वेश्चन डिस्कस इसलिए किया क्योंकि 2016 में जो है आपके क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो चेंज हुआ था। तो सिर्फ आपको 2016 का जो क्वेश्चन है वो आपको देखना सही रहेगा, क्योंकि इसी क्वेश्चन के पैटर्न पे आपको आगे भी इस साल भी क्वेश्चंस आएंगे। तो अब अगले वीडियो से मैं एक एक टॉपिक को आपको कवर करके बताऊंगी, ठीक है। तो आप इजीली आप मेरे चैनल के माध्यम से सारे इंग्लिश लिटरेचर के टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। तो आगे के वीडियो में मिलते हैं सिलेबस के टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।